आज दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को जयपुर आ रहे हैं। जयपुर इन द सेंस कोटपुतली आ रहे हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है कोटपुतली, इसलिए प्रधानमंत्री की सुबह 11:30 बजे सभा रखी गई। 10 बजे कोटपुतली में कहा गया, लेकिन मुझे लगता है कि 11 साढ़े 11 बजे प्रधानमंत्री आएंगे। 10 बजे सभा रखी गई नरेंद्र मोदी की, और ये सभा ऐसी जगह रखी गई कोटपुतली में जहाँ अलवर और जयपुर ग्रामीण सीट गलबैया कर रही हैं। यानी अलवर का आदमी भी, बेरोड़ का आदमी भी, बानसूर का आदमी भी, जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली सीट का आदमी भी, ये सारे लोग वहाँ एक जगह सेंटर पॉइंट है, तो वहाँ इकट्ठे होंगे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। और मोदी की यह सभा मूलतः जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को सपोर्ट करने के लिए है। तो मेरा मानना है कि भूपेंद्र यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे और काफ़ी संख्या में अलवर के मतदाता भी इस सभा में शामिल होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद लगती है। तो इससे गर्मी आ जाएगी चुनाव अभियान में। चुनाव प्रचार जो भी बहुत ठंडा चल रहा है, 2 अप्रैल से उठ जाएगा राजस्थान में। उन सीटों पर तो कम से कम उठ जाएगा जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान है। और कांग्रेस 6 अप्रैल को जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में सभा कर रही है। यहाँ उनका घोषणा पत्र लॉन्च होगा। सोनिया गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। तो कांग्रेस का अभियान संगठित रूप से 6 अप्रैल को देखने को मिलेगा। ये जयपुर शहर की सीट पर तो जो विद्यानगर स्टेडियम में, विद्यानगर इलाके में है, और जयपुर ग्रामीण की सीट कोटपुतली पे नरेंद्र मोदी, झोटवाड़ा हालांकि जयपुर ग्रामीण में है, लोकसभा सीट में। तो ये जयपुर से एक शुरुआत होगी। प्रदेश में कैसा चलता है चुनाव अभियान, नारों का शोर, चुनावी वादों का जोर, और किस तरह कार्यकर्ता निकलते हैं वोट मांगने, ये पता लगेगा 2 अप्रैल के बाद। आज एक और बड़ी खबर आई है आरसीए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर। जब सरकार बदली थी, कांग्रेस सरकार चली गई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, उसके बाद अधिकांश जिला संघ वैभव गहलोत के खिलाफ हो गए थे। वैभव गहलोत अशोक गहलोत के पुत्र, जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं जालौर सिरोही से कांग्रेस के टिकट पर। वैभव गहलोत को इस्तीफा देना पड़ा। यही नहीं, आरसीए के दफ्तर में तालेबंदी हुई, क्योंकि आरसीए के साथ जो एमओयू था क्रीड़ा परिषद का, वो एमओयू ख़त्म हो गया था, और इसलिए क्रीड़ा परिषद ने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने वहाँ ताले लगा दिए थे। इसके बाद एक एडॉक अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तदर्थ अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह यहाँ से बने थे अध्यक्ष, और उन्होंने कामकाज शुरू किया आरसीए का, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक होगा और चुनाव हो जाएंगे, ड्यू कोर्स में परमानेंट अध्यक्ष हो जाएगा। पर सहकारिता रजिस्ट्रार ने जांच शुरू की। 2 गुट हो गए यहाँ पर। सहकारिता रजिस्ट्रार जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का मुलाजिम है, आईएएस होंगे मेरे ख्याल से, उन्होंने जांच की, और उनकी जांच के बाद एक एडॉक कमेटी का गठन कर दिया गया। धनंजय सिंह को हटा दिया गया। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे कार्यवाहक अध्यक्ष का काम करते थे, उनकी जगह एक एडॉक कमेटी लगा दी गई, और एडॉक कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया, एडॉक कमेटी का चेयरपर्सन नहीं, कन्वीनर बनाया गया जयदीप बिहानी, श्रीगंगानगर से भाजपा के विधायक को। अब जयदीप बिहानी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में किसके नज़दीक हैं, बूझो तो जाने। फिलहाल एक कैबिनेट मंत्री के बेटे के कार्यवाहक अध्यक्ष होते हुए भी भंग हुई कार्यकारिणी। अब जिला कार्यकारिणी भी हो सकती है भंग होने लगे, वहाँ भी नए चुनाव होने लगे, क्योंकि वो सब कांग्रेस के ज़माने की देन है। तो वहाँ से बीजेपी के पक्षधर और पर्टिकुलर अध्यक्ष के दावेदार होने के वाले लोगों के कि लॉबिंग वाले लोग चुनाव लड़के वोटिंग राइट लेकर आए, इसका प्रयास होगा नीचे से ऊपर तक। तो एडॉक कमेटी में हालांकि धनंजय सिंह को भी शामिल किया गया, लेकिन
ये एक बड़ी बात है कि एडहॉक कमेटी चुनाव करवाएगी और एडहॉक कमेटी के चुनाव में कौन कौन अपना पराक्रम दिखाएगा, कौन सा गुट अपने युक्ति संगत तरीके से अपने समर्थक बना करके जिला संघों को या तो जिता के लाएगा या वोटिंग राइट चेंज कराएगा या क्या, वहाँ जैसा आरसीए में होता रहता है। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे कुछ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बड़ी इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है और जैसा आईपीएल का क्रेज़ है, जैसा क्रिकेट का क्रेज़ है, उसमें ये लगता है कि ये अब नए सिरे से सारी कवायद होगी और हौसला धनंजय सिंह भी लड़े, हो सकता है भाजपा की कई एक दूसरे खेमे के व्यक्ति या जयदीप बियानी खुद, इनमें से कोई। लेकिन एक गुटबाजी दिख सकती है हमें आरसीए के नए चुनाव में। अब बात करते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट को लेकर। आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि राजसमंद की सीट से कांग्रेस को प्रत्याशी चुनना है, पर असमंजस में है कांग्रेस, और भीलवाड़ा में बीजेपी को प्रत्याशी चुनना है, असमंजस में है बीजेपी, और बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी भारतीय आदिवासी पार्टी बाप। कांग्रेस भी असमंजस में है, बाप भी असमंजस में है। और मैंने ये भी कहा था कि बाप ये चाहती है कि बागीधोरा का जो उपचुनाव है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के प्रत्याशी बने, उन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा सीट से, वहाँ उपचुनाव होगा, वहाँ से भी बाप लड़े, कांग्रेस ना लड़े। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भी बाप लड़े और उदयपुर की सीट जो एसटी के लिए रिजर्व है, वहाँ से भी बाप लड़े, जबकि कांग्रेस ताराचंद मीणा को टिकट दे चुकी है, जो पूर्व कलेक्टर थे उदयपुर के। तो बाप चाहती है तीनों सीटें हम ही लड़ें। तो जब तीनों सीटें नहीं लड़नी है तो कांग्रेस कैसे गठबंधन कर सकती है? कांग्रेस के भी वजूद को कायम रखने का सवाल है, जब उनका एक आधा हिस्सा महेंद्रजीत सिंह मालवीय के रूप में एक पुराना कैबिनेट मंत्री 20 साल से जो कांग्रेस का झंडा लेकर खड़ा था, वो बीजेपी में चला गया और वो बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में आया। आज बीजेपी ने पहल करके सुभाष तंबोलिया जो प्रधान रहे हैं, उनको बागीधोरा उपचुनाव के लिए, विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करना है, बाप ने घोषित कर दिया पहले से। बाप तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने पर आमदा है और बाप तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही। अब कांग्रेस बागीधोरा छोड़ती है या लड़ती है, तीनों लड़ती है या कोई एक आध सीट छोड़ देती है अपनी तरफ से ट्रेंगुलर फाइट से बचने के लिए, ये कांग्रेस को तय करना है। जिस रहा सवाल भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा में अभी भी बीजेपी प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। तय हो गया हुआ तो घोषित नहीं कर पाई है, आईमत से घोषित नहीं कर पाई है। बात सांसद की थी बहेड़िया को वापस से टिकट देने की, तो जो विद्रोह विट्ठल शंकर अवस्थी के टिकट दिए जाने के बाद हुआ, वैसा ही विरोध का स्वर उठने लगा अशोक कोठारी के नेतृत्व में, जो विधानसभा में मेंबर हैं, जन क्रांति के जरिए जीत कर आए थे निर्दलीय। और ये आशंका पैदा हो गई कि अशोक कोठारी को फिर से जननायक बनाकर खड़ा किया जा सकता है निर्दलीय चुनाव में लोकसभा के, और भाजपा का अभियान फिर से बिगड़ सकता है बहेड़िया और टिकट देने का। इसके बाद मैं समझता हूँ बहेड़िया का नाम थोड़ा पीछे हो गया। अब दामोदर अग्रवाल का नाम जब आगे था तो बहेड़िया को सब ये लगा कि दामोदर अग्रवाल का हाथ है इस सबके पीछे। ऐसा मेरा अनुमान भी है, ऐसे मेरे पास संकेत भी है कि दामोदर अग्रवाल वर्सेज सुभाष बहेड़िया भाजपा के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है। और तीसरे दावेदार हैं रिजू झुनझुनवाला, जो पहले कांग्रेस में थे, अजमेर चुनाव लड़ा, लेकिन भीलवाड़ा के औद्योगिक विकास की नींव झुनझुनवाला परिवार के उनके दादाजी ने रखी थी। बहुत बड़ा विकास वहाँ पर हुआ। गुलापरा में भी उनकी बड़ी मिल है, खरीग्राम भीलवाड़ा में भी मिल रही है पहले। तो रिजू झुनझुनवाला तीसरे प्रत्याशी है। अब क्या कश्मकश है कि इन तीनों में से कोई एक प्रत्याशी का नाम तय नहीं हो पा रहा है। संघ एक तरफ है, भाजपा की लोकल यूनिट एक तरफ है, या मतलब प्रदेश की इकाई एक तरफ है, आला कमान कन्विंस नहीं हो पा रही है किसी बात से। अभी तक ये असमंजस की स्थिति भीलवाड़ा को लेकर बनी हुई है। दूसरी असमंजस की स्थिति भीलवाड़ा में कल ये बन गई थी कि सीपी जोशी भीलवाड़ा से सांसद रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा चुनाव हार गए विधानसभा का, लेकिन उन्हें भीलवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ाने की बात कल सिरे चढ़ रही थी, क्योंकि ये बात जोर से हल्ला हुआ कांग्रेस ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। हालांकि बीजेपी ने एक जैन को टिकट नहीं दिया है, पर
ब्राह्मण की बात जब आई थी तो काफ़ी बड़ा शोर मच रहा था। सीपी जोशी वो व्यक्ति है, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भले से वो हार गए हो विधानसभा चुनाव, लेकिन भीलवाड़ा में बच्चा बच्चा आज भी उनको याद करता है। चंबल का पानी भीलवाड़ा में कौन लाया? भीलवाड़ा में 7 दिन में एक दिन पानी मिलता था, 5 दिन में एक दिन पानी मिलता था। चंबल के पानी को लाकर किसने भीलवाड़ा के कंठ की प्यास बुझाई? डॉक्टर सीपी जोशी का नाम बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ के लोग लेते हैं। और आश्चर्य की बात है कि उनके सांसद काल में जो काम हुआ उसके 10 साल बाद भी गुजर गए, पर भीलवाड़ा के पेरीफेरी के 56 गांव हैं, उनमें सीपी जोशी द्वारा लाया गया चंबल का पानी नहीं पहुंच पा रहा। ये सांसद भेड़िया कार्यकाल की बात बता रहा हूँ कि 56 गांव अभी भी अछूते हैं चंबल की परियोजना से, ऐसा मेरे को वहाँ के लोगों ने बताया है। अभी इन दिनों जो भेड़िया के खिलाफ एक भेड़िया बहिष्कार मंच बना है, वो लोग फ़ोन करते थे, बताते रहते हैं कि उनके इश्यूज़ क्या हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी स्पष्ट नहीं है। बीजेपी में जो दृढ़ता है, कांग्रेस में वैसी दृढ़ता नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास का कल मैं जिक्र किया था कि वो उस तरह जोश में नहीं है, तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव साइड वाले लोग कह रहे हैं कि वो परिपक्व हो गए हैं, नेगेटिव साइड वाले कह रहे हैं कि वो जोश में नहीं है, इसका मतलब हताशा में है। आज उनका बयान भी आ गया मीडिया में कि मेरा मन नहीं था चुनाव लड़ने का, कांग्रेस ने हुक्म दिया है पार्टी ने, चल कर लड़ रहा हूँ। तो वो बात भी स्पष्ट हो गई कि वो उनकी हताशा है, न कि उनका मैच्योर्ड होना है, जो परिभाषा अलग अलग दो लोग दे रहे थे। सीपी जोशी खड़े होंगे नहीं होंगे, सीपी जोशी खड़े नहीं होंगे तो रघु शर्मा को क्या ब्राह्मण चेहरे के रूप में वहाँ उतारा जाएगा भीलवाड़ा में? एक बात। दूसरी बात ये, क्या दामोदर गुजर देव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चलाते हैं जयपुर में, गंगापुर सिटी करौली की साइड के रहने वाले हैं, उनको भीलवाड़ा से कांग्रेस ने टिकट दिया। क्या दामोदर गुजर को सीपी जोशी के यहाँ से लड़ने पर राजसमंद शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ सुदर्शन रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, या दामोदर गुजर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? ये भी प्रश्न अभी अधूरा है, असमंजस कायम है। तो मैं आज ये आपको डेफिनेटली नहीं कह सकता कि सीपी जोशी चुनाव लड़ ही रहे हैं, पर मोर और लेस ऐसी हवा है। दिल्ली में एक प्रवक्ता आलोक शर्मा कांग्रेस के, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भीलवाड़ा आ जाए चुनाव लड़ने। अब उनका कोई लेना देना है कि नहीं भीलवाड़ा से मुझे नहीं पता, मैं संपर्क में नहीं हूँ, पर सीपी जोशी का मामला क्लियर होने पर पता लगेगा दामोदर गुजर राजसमंद शिफ्ट होंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे या भीलवाड़ा से ही लड़ेंगे। अभी इसकी प्रतीक्षा है। और भीलवाड़ा में बीजेपी का प्रत्याशी हो सकता है। सीपी जोशी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसकी प्रतीक्षा में बीजेपी बैठी हो। और राजसमंद में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, ये भी शायद सीपी जोशी के बारे में भीलवाड़ा को लेकर जब फैसला होगा, उसी के साथ राजसमंद में कांग्रेस के प्रत्याशी का फैसला होगा। तो स्टिल कल जो बात मैंने कही थी, कल जो परिस्थिति थी, आज भी वो कायम है। वही बांसवाड़ा डूंगरपुर को लेकर असमंजस कांग्रेस और बाप के गठबंधन को लेकर, वही भीलवाड़ा के टिकट को लेकर असमंजस भाजपा के अंदर, वही राजसमंद को लेकर असमंजस कांग्रेस के भीतर, और भीलवाड़ा में बीजेपी का टिकट आने को लेकर जो असमंजस है, उसी के पैरेलल एक असमंजस भीलवाड़ा में भी खड़ी हो गई। सीपी जोशी के चुनाव लड़ने की संभावना सामने आने के बाद तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या आकार लेते हैं। मुझे लगता है कि इतवार से पहले तो ये सब कुछ तय हो जाना चाहिए। भीलवाड़ा में बीजेपी का टिकट, राजसमंद में कांग्रेस का टिकट, सीपी जोशी का लड़ना ना लड़ना भीलवाड़ा से, और बांसवाड़ा डूंगरपुर में गठबंधन होगा या नहीं होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो आमतौर पर लोग मिलते हैं वो पूछते हैं 25 में से 25 की हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी। कोई नहीं जानता आज, कोई नहीं कह सकता आज। भाजपा के लोगों से पूछो तो लगेगी। और अगर आप ये कहने लग जाओ कि नहीं इसमें 2 सीटें फंसी है, 4 सीटें फंसी है, तो लोग आपको देशद्रोही की कैटेगरी में डालने लग जाते हैं। क्षमा करें भाजपा के लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि 25 में 25 नहीं आ रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा 25 में 25 आ रही है, लेकिन कुछ सीटों पर मुकाबला होगा। इसमें बाड़मेर जैसलमेर सीट भी शामिल है जहाँ ट्रेंगुलर फाइट हो रही है। और अगर ट्रेंगुलर फाइट हुई, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय एमएलए चुनाव लड़े निर्दलीय के रूप में, तो भाजपा को मुश्किलात पेश आ सकती हैं।
दौसा में भी भाजपा को मुश्किलात पेश आ सकती हैं अगर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक निष्क्रिय रहे या मुरारलाल मीणा के साथ लगे। ऐसी मुसीबत बीजेपी के लिए कुछ हद तक हमें चूरू में देखने को मिल रही है। तो ये कुछ धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। फिलहाल 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की प्रतीक्षा करते हैं कि उस सभा में कैसी भीड़ जुटती है, कैसा उत्साह देखने को मिलता है और कैसे बीजेपी का चुनाव कैंपेन लॉन्च होता है। आइए इसी की प्रतीक्षा करते हैं। फिर चलेंगे 6 अप्रैल की ओर। नमस्कार।